हेलो बच्चों, कैसे हो। आज फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल MS पथेरिया पे आपका। आज हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रही हुई है, उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी ओस्मोटिक प्रेशर। कौन सी प्रॉपर्टी है? ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि कह रहा है बहुत सारे फिनोमिना है। मान लेते हैं आपने सबने किसमिस सुना होगा, सुना है ना सबने किसमिस। क्या होता है? जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर, उनके बिल्कुल ही क्या है, उनमें से वाटर निकाल के वो बिल्कुल श्रिंक हुई होती है ना, ऐसे श्रिंक्ड फॉर्म में, ऐसी इस टाइप की होती है। हमने क्या किया, किसमिस को वाटर में ऐड कर दिया। किसके अंदर ऐड कर दिया? किसमिस को वाटर के अंदर ऐड कर दिया। यही है। जब किसमिस को वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं, या फिर आप क्या लोगे, हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, ये हमारी ब्लड सेल्स हैं। हमने ब्लड सेल्स को क्या किया, ये आपकी मान लेते हैं ब्लड सेल्स हैं, हमने इसको वाटर में डिप कर दिया। तो क्या होता है, देखिएगा इनके अंदर जो ये आपकी किसमिस है, वाटर में डालोगे, कुछ समय के बाद देखोगे ये ऐसे स्वेल हो जाती है नहीं हो जाती है। इसी तरीके से आपकी जो ब्लड सेल है वो भी और ज्यादा स्वेल हो जाती है, और इतनी स्वेल हो जाती है शायद कोलैप्स भी हो जाए, ब्रस्ट भी हो जाए, फट भी जाए। ये सब क्या है, इन सब में ध्यान से देखिएगा। या फिर आप एक और देखते हो, घर पे ग्राम चने, सुना होगा। चनों को हम क्या करते हैं, वाटर में रख दिया, तो सुबह देखते हैं, शाम को वाटर में रखा, सुबह देखते हैं इतने ऐसे हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल स्वेल हो जाते हैं। ये सब क्या है, इन फिनोमिनाज में सब में पहले तो एक कॉमन बात देखो। क्या है कॉमन बात? इसमें भी यहां पे ये जो ग्रेप से किसमिस बनी हुई थी, इसके बाहर भी एक लेयर है। इस लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इस ब्लड सेल के बाहर भी सेल मेम्ब्रेन है। जो आपका चने हैं उनके बाहर भी एक सेल मेम्ब्रेन है। कॉमन बात है या नहीं है? तो क्या हुआ है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर से, जब ये सेल मेम्ब्रेन थी, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर से ये वाटर के पार्टिकल इस किसमिस के अंदर चले गए और ये स्वेल हो गई। इसी तरीके से ब्लड सेल में क्या हुआ, ये वाटर इस सेल मेम्ब्रेन में से ब्लड सेल के अंदर चला गया और ब्लड सेल स्वेल हो गई, और इतने स्वेल हो गई में भी ब्रस्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे हैं चने थे, उनके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन में से वाटर अंदर चला गया और ये क्या हो गई, स्वेल हो गई। हो गया नहीं हो गया, आपके चने भी स्वेल हो गए। ये सब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, सब में क्या हो रहा है, और कुछ नहीं, मैं सिर्फ ब्लड सेल से ही आपको बता रहा हूं। जो एक ब्लड सेल होती है ना, ब्लड सेल की बच्चों कंसंट्रेशन 0.9% NaCl के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? अगर मैं 0.9% का NaCl का सॉल्यूशन लूं तो उसकी कंसंट्रेशन और हमारी ब्लड सेल की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। और वाटर इसके अंदर, वाटर में डाल रखी है, वाटर की कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर सोल्यूट नहीं है, प्योर वाटर डाल रखा है। तो देखो क्या हुआ है, सोलवेंट के पार्टिकल कहां पे चले गए, ब्लड सेल में चले गए। ब्लड सेल में गए तो यहां पे कंसंट्रेशन कैसी थी, जो सोलवेंट के पार्टिकल गए हैं, वाटर के पार्टिकल गए हैं, यहां पे कंसंट्रेशन कैसी थी, लो। और आपके ब्लड सेल की कंसंट्रेशन कैसी थी, हाई। और आपके सोलवेंट के पार्टिकल कहां पे चले गए, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। किसका यूज करके? सेल मेम्ब्रेन का यूज करके। तो सेल मेम्ब्रेन का यूज करके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट, इसको एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया जाता है इसको? ओस्मोसिस। तो ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको ओस्मोसिस पता होना चाहिए। ओस्मोसिस में हमेशा एक सेल मेम्ब्रेन होगी, ये कंपलसरी है। हमेशा क्या होगी, एक सेल मेम्ब्रेन जरूरी है। तो एक सेल मेम्ब्रेन होगी। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर से
जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, ओस्मोसिस। अब आप में से आधे से ज्यादा ये कहेंगे सर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या मतलब, क्यों गए, क्या ये क्या हुआ? तो देखिए सुनते जाइएगा। मान लेते हैं मैंने ये ले लिया आपका हाई कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन है 0.9%, ठीक है। ये बीच में है सेल मेम्ब्रेन, इधर भी मैंने वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर। उसकी कंसंट्रेशन तो क्या है, 0, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूट ही नहीं है। अब क्या है, धीरे धीरे वाटर इधर से इधर जाएगा तो इसके अंदर वाटर बढ़ जाएगा। इसके अंदर सॉल्वेंट कौन है, इसके अंदर सॉल्वेंट वाटर है, क्या है, सॉल्वेंट वाटर है। और सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट पता आपको 0.9% है या नहीं है, इतना ही होगा। अरे ये सॉल्वेंट है वाटर, इसके अंदर सॉल्यूट कितना है, 0.9%। यहां पे ओनली वाटर है जिसकी कंसंट्रेशन 0, क्यों, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूट ही नहीं है। तो इस सेल मेम्ब्रेन से धीरे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स इधर आते गए। तो ये बताओ इसमें सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ेगी, वाटर की अमाउंट बढ़ेगी, तो ये आपका सॉल्यूट कम होता जाएगा। अरे एक बात बताओ, पहले मान लेते ये 1 किलोग्राम वाटर था, 1 किलोग्राम वाटर के अंदर आपके पास कितना, या 100 ग्राम वाटर था, कितना था, 100 ग्राम वाटर के अंदर आपके पास ये 0.9% का मतलब 0.9 ग्राम सॉल्यूट था। धीरे धीरे वाटर आता गया 200 ग्राम वाटर हो गया। 200 ग्राम होने के बाद अब ये बताओ इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई या नहीं होगी? अरे एक तो 100 ग्राम वाटर में 0.9 ग्राम सॉल्यूट, एक 200 ग्राम वाटर में 0.9 ग्राम सॉल्यूट, तो धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, लो। तो ये तब तक इधर आता रहेगा जब तक इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाती, इक्वल। तो अब समझ में आया, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल क्यों मूव करते हैं। सॉल्वेंट क्यों कहा, वाटर क्यों नहीं कहा, क्योंकि हर जगह सॉल्वेंट का काम वाटर तो करता नहीं है। इसलिए मैंने कहा जब ये इधर से इधर मूव करेंगे तो इससे क्या हो जाता है, जहां पे सॉल्वेंट के पार्टिकल जाएंगे उसकी कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, और इधर से जा रहे हैं तो इसके इक्वल नहीं हो जाती, तब तक यहां पे जाते रहेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन लो होती जाएगी, लो होती जाएगी, लो होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब इधर वाले के इक्वल हो जाएगी। जब इधर वाले के इक्वल हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन, तो फ्लो रुक जाएगा। तो ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। इसमें भी यही होता है, आप इस किशमिश को 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ दो, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सॉल्वेंट वाटर के पार्टिकल इसके अंदर जाना रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर की और इस वाटर के अंदर की इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, और इक्वल होगी तो मूव नहीं करेगा। मूव केवल तब करेगा जब एक तरफ लो कंसंट्रेशन होगी, दूसरी तरफ क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट, इसे हम क्या नाम देते हैं, ओस्मोसिस नाम दिया जाता है। इसे हम क्या नाम देते हैं, ओस्मोसिस। पता चल गया ये ओस्मोसिस। इन सब में क्या कॉमन था, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये सब होता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये 2 टाइप की होती है, एक नेचुरल सेल मेम्ब्रेन, एक होती है आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन। 2 टाइप की होती है ये जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सब में कॉमन है। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे, इसी को हम क्या नाम देते हैं, ओस्मोसिस। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं, सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया, ये हमने ले लिया एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हाई है, ये बीच में लगा दी सेल मेम्ब्रेन, उसके इधर हमने ले लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब इसकी कंसंट्रेशन लो है। यहां से सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, अभी कोई जरूरी नहीं है वाटर ही हो। सॉल्वेंट के पार्टिकल इसमें से इधर आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, ये आते जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ओस्मोसिस। फिर धीरे धीरे माइंड में आया, अरे इस ओस्मोसिस को तो रोको। कैसे रोका गया, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है उसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, और इस पिस्टन से क्या किया, प्रेशर लगाया, प्रेशर। उस प्रेशर से क्या हो जाएगा, उस प्रेशर से इतना प्रेशर लगाएंगे
ताकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव ना करे। कहने का मतलब अगर इनकी मूवमेंट रुक जाएगी तो ओस्मोसिस नहीं होगा, नहीं होगा ना। अरे सॉल्वेंट के पार्टिकल जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो ओस्मोसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो उस प्रेशर को, जितना प्रेशर इस पे आप लगाओगे सॉल्यूशन पे, उसी प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। तो इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से लगाया, विच इज यूज्ड टू स्टॉप ओस्मोसिस। इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू स्टॉप ओस्मोसिस। ओस्मोसिस को रोकना है, उसको रोकने के लिए जितना भी प्रेशर आप लगाओगे सॉल्यूशन के ऊपर, उसे हम क्या नाम देते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर, डिनोटेड बाय पाई। किससे डिनोट किया जाता है इसको, पाई से। तो इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट, स्टॉप की जगह क्या वर्ड लगा सकते हो, टू प्रिवेंट ओस्मोसिस। तो इस ओस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाएंगे उसे हम क्या नाम देते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम दिया जाता है उसको, ओस्मोटिक प्रेशर। लेकिन उससे पहले आपको ओस्मोसिस जरूर याद होना चाहिए। ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पार्टिकल मूवमेंट, सॉल्वेंट पार्टिकल मूवमेंट, इसे हम क्या नाम देते हैं, ओस्मोसिस। और इसी को रोकने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाएगा उसे हम क्या नाम देते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। हटा दूं अब ओस्मोटिक। अब ओस्मोटिक प्रेशर देखते जाइएगा, क्योंकि अभी तो हमें साबित भी तो करना है ओस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखिएगा, ओस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई। हटा दूं इसको, कर दूं रफ। अब सुनते जाइएगा। अब ये क्या कह रहा है, आगे इसने कहा है ओस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये दिखाओ कैसे है। तो एक साइंटिस्ट था वान टॉफ एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। अब ये बताओ पहले, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन से सॉल्यूशन की होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की होती हैं, और जिनके अंदर कैसा सॉल्यूट होता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है। यही दो बात बताई थी ना मैंने, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होना चाहिए प्लस डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, वही सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देते हैं, यही पढ़ा था। अब आप आगे सुनिए। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, वान टॉफ ने क्या कहा, दीज बिहेव लाइक ए गैस। किसकी तरह बिहेव करते हैं, जो आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो एक गैस की तरह बिहेव करते हैं। अगर वो गैस की तरह बिहेव करेंगे तो वे कौन से लॉ फॉलो करेंगे, दे फॉलो गैस लॉ। कौन से लॉ फॉलो करते हैं, गैस लॉ फॉलो करते हैं। और गैस लॉ क्या क्या थे, एक एक सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला था वान टॉफ बॉयल्स लॉ। वान टॉफ बॉयल्स लॉ इसने कहा था। बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था, इसने कहा था जो पाई है ओस्मोटिक प्रेशर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किसने कहा था, वान टॉफ बॉयल्स लॉ ने। फिर क्या, एक वान टॉफ गै-लुसास्के लॉ आया, गै-लुसास्के लॉ। इस लॉ ने क्या कह दिया, प्रेशर यानी कि ओस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहां पे सी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज किया और इन दोनों इक्वेशन को फाइनली एक वान टॉफ इक्वेशन बनाई गई। वान टॉफ इक्वेशन क्या बनाई गई, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं ये लिख सकता हूं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी मल्टीप्लाई टी। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई टेम्परेचर। अब क्या किया गया, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया गया, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या लगाओगे, कोई ना कोई कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट लगा दिया, आर, जिसको हम गैस कांस्टेंट बोलते थे। आगे क्या आपके पास, मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई टी, ये आपके पास आ गया। ये वान टॉफ इक्वेशन बन गई और इसी को बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन। हो गया। अब ये साबित करना है, देखो ये दोनों लॉ आपको याद रखने पड़ेंगे। वान टॉफ बॉयल्स लॉ क्या कहता है, ओस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। फिर वान टॉफ गै-लुसास्के लॉ आया, उसने कहा ओस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन द कांस्टेंट कंसंट्रेशन। फिर दोनों को कंबाइन किया तो क्या लिख दिया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी मल्टीप्लाई टी। इसको हटा के कौन सा कांस्टेंट लगा दिया, गैस कांस्टेंट। अब फिर से वही आप लिखोगे, टू prove that it is a colligative property we have to determine the molar mass of solute। MB कैलकुलेट करना कैसे, इसको इक्वेशन
3 मान लो। क्या मान ली? इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या है? C क्या है यहाँ पे? C कंसंट्रेशन। C इज द कंसंट्रेशन इन मोलरिटी फॉर्म। किस फॉर्म में है? मोलरिटी की टर्म में है बच्चों। किस टर्म में है? मोलरिटी की टर्म में है गाइस। तो मोलरिटी की टर्म में मोलरिटी यानी कि C, इसकी क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में होता है वॉल्यूम इन लीटर। बोलो यही था या नहीं था? अरे मोलरिटी का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हटा दो तो C इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह में क्या लिख सकता हूं? WB अपॉन MB मल्टीप्लाई V इन लीटर। इसको इक्वेशन 4 मान लो। इतना लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? C की वैल्यू 4 की वैल्यू 3 में पुट करो तो क्या बन गया? पाई इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई C की जगह मैं क्या पुट करूंगा? WB अपॉन MB, नीचे क्या? V इन लीटर, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? T। इतना हो गया या नहीं हो गया? अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? MB। इस MB को इधर ले आओ, MB को इधर ले आया, बाकी सबको उधर। R मल्टीप्लाई WB है ये, WB मल्टीप्लाई T डिवाइड में क्या आ गया? ये पाई मल्टीप्लाई में क्या आ गया? V। ये सब कुछ हो गया या नहीं हो गया? अभी बोलो इतना समझ आया या नहीं आया? अब आपके पास क्या है? अब आपके पास ये है। अब आप MB कैलकुलेट कर सकते हो। इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन 5। फ्रॉम इक्वेशन 5 वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हेंस प्रूव्ड दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यहां से ये साबित हो गया ये क्या? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे हो गया या नहीं हो गया? सबसे पहले वन टॉफ बॉयल्स लॉ, वन टॉफ गैलुसेस लॉ, दोनों को जोड़ दिया, बाकी आपने कुछ भी नहीं किया, साबित कर दिया ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बारे में जो छोटी छोटी बातें बताई है वो याद रखना जरूरी है इनको। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? ऑस्मोसिस पढ़ा है। पढ़ा या नहीं पढ़ा है? तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड है। ऑस्मोसिस का क्या मतलब है पहले लिख देता हूं। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सोलवेंट पार्टिकल मूवमेंट, सोलवेंट पार्टिकल मूवमेंट, यही है ना? ये आपके पास है। अब एक एक बात सुनिएगा, मेरी फुल ध्यान से सुनिएगा। क्या है? सबसे पहले आपके पास क्या होता है? इन सब को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आप ये सुनिएगा, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। 3 टाइप सॉल्यूशन। 3 टाइप के कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? एक को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या नाम दिया जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यही है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है आइसोटोनिक? वही सुनिएगा। जिनका 2 सॉल्यूशन है, एक A सॉल्यूशन है, एक B सॉल्यूशन है। अगर इन दोनों का पाई ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, when the 2 solution है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कब होगा? जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। अगर 2 सॉल्यूशन, डेफिनेशन में क्या लिखोगे? दीज आर द 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और जब 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनकी कंसंट्रेशन भी क्या होती है? सेम। उन्हें हम कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं? आइसोटोनिक। आपकी जो ब्लड सेल्स हैं, दीज आर आइसोटोनिक विद द 0.9% NaCl सॉल्यूशन। आपने 0.9% NaCl का सॉल्यूशन अगर लिया तो ये और आपकी ब्लड सेल दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक होती है। होती है या नहीं होती है? 0.9% NaCl का सॉल्यूशन समझते हो? अरे 100 ग्राम वाटर है, आपने क्या किया? 0.9 ग्राम तो NaCl लिया और उसमें 99.1 ग्राम वाटर मिला दिया, तो दोनों को मिलाने के बाद 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया। इसको बोलते हैं 0.9% NaCl सॉल्यूशन। और ये ब्लड सेल की इतनी कंसंट्रेशन होती है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, तो इन्हें हम कौन सा बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड सुनिएगा, सेकंड आपके पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हो रहा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या कह रहा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है। अगर आपको आइसोटोनिक आ गए तो ये समझो हाइपोटोनिक भी आ गए। हाइपोटोनिक के बारे में और सुनिएगा। हाइपोटोनिक क्या होता है? जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज आर द सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन अदर सॉल्यूशन, लोअर देन अदर सॉल्यूशन।
कोई एक और दूसरा सॉल्यूशन है, उसकी कंपैरिजन में जिस भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, लो होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, अरे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है कम है उसकी कंसंट्रेशन लो। क्यों? क्योंकि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अरे ऑस्मोटिक प्रेशर लो तो कंसंट्रेशन लो। तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो उसे हम हाइपोटोनिक, और तीसरा आपके पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो, जिसका पाई हाई होगा। पाई हाई होने का मतलब कंसंट्रेशन हाई, और जिसकी कंसंट्रेशन हाई या ऑस्मोटिक प्रेशर हाई, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो तीन टाइप के सॉल्यूशन हो गए, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। बोलो समझ आया ही नहीं आया? अरे ये आप डाल लो, लिख लो, समझ लो अच्छे से। जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, आइसोटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो, हाइपोटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इन्हीं के बारे में मैं ऑस्मोसिस के ऊपर आपको लेके चलता हूं, तो देखते जाइएगा। एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपके लिए बहुत जरूरी है, एक एक बात, एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, हमने क्या किया, ब्लड सेल ली, मैंने ये ले ली ब्लड सेल्स। क्या ले ली? ब्लड सेल्स लिए, और इन ब्लड सेल को मैंने रख दिया वाटर के अंदर। किसके अंदर रख दिया? वाटर के अंदर। हो गया? बोलो इतना समझ में आया नहीं आया? एक और केस है, हमने ब्लड सेल ली और उनको रख दिया 0.4% NaCl के सॉल्यूशन में। किसमें रख दिया? 0.4% NaCl का सॉल्यूशन बनाया और उसमें ब्लड सेल रख दी। व्हाट हैपन विद द ब्लड सेल, ये पूछ रहा है। अब आप एक बात बताइएगा, ब्लड सेल की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.9%। वाटर की 0। क्यों? वाटर में तो कोई सॉल्यूट है ही नहीं। तो क्या होगा? ऑस्मोसिस पढ़ो, लो, इसकी कंसंट्रेशन लो है, इसकी हाई है, तो यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल किसके अंदर जाएंगे? ब्लड सेल के अंदर। अगर ब्लड सेल के अंदर जाएंगे तो ब्लड सेल स्वेल, स्वेल होके क्या हो जाएगी, तो हम यहां पे लिखेंगे ब्लड सेल स्वेल एंड इवन ब्रस्ट। और क्या हो सकती है? इतनी स्वेल हो सकती है कि ब्रस्ट हो जाए। तो इसके अंदर क्या हुआ है, सॉल्वेंट के पार्टिकल ब्लड सेल के अंदर चले गए। कहां पे चले गए? अंदर चले गए। तो व्हेन द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इनसाइड द सेल्स, अगर सेल के अंदर चले जाते हैं तो इस ओस्मोसिस को एक और नाम दे दिया गया, एंडोओस्मोसिस। इसको क्या नाम देते हैं? एंडोओस्मोसिस। तो आपसे पूछे एंडोओस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इनसाइड द सेल, सेल के अंदर चले जाना, इसे हम एंडोओस्मोसिस भी नाम देते हैं। तो आपसे कई बार पूछा हुआ है एंडोओस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इनसाइड द सेल। क्यों हुआ? क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर लो थी, ब्लड सेल के अंदर हाई थी, तो यहां से बाहर से अंदर की तरफ चले गए और ब्लड सेल क्या हो गए? स्वेल हो गए। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? व्हाट हैपन व्हेन ब्लड सेल आर पुट इनटू द वाटर, तब तो यह आएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लड सेल आर पुट इनटू द 0.4% NaCl सॉल्यूशन, तब क्या होगा? देखिएगा, ब्लड सेल की कितनी कंसंट्रेशन है? 0.9%। बाहर कितनी है? 0.4। बाहर लो है, अंदर क्या है? हाई। कहां से कहां पे जाएंगे? लो टू हाई की तरफ। फिर से सॉल्वेंट के पार्टिकल कहां पे जाएंगे? अंदर की तरफ। तो यहां पे भी कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एंडोओस्मोसिस। और एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार रिपीटेड है, या कि ब्लड सेल है, ब्लड सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। किस में रख दिया? हाइपोटोनिक, या हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मतलब इसकी कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, और ब्लड सेल की कंसंट्रेशन कैसी है? हाई कंसंट्रेशन। क्या होगा बताओ? फिर से बाहर से वाटर के पार्टिकल कहां पे जाएंगे? ब्लड सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने ब्लड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। तो कई बार यह भी पूछा हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन ब्लड सेल आर पुट इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर से हम क्या लिखेंगे? सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द ब्लड सेल एंड ब्लड सेल स्वेल और इवन में बर्स्ट, और क्या हो सकती है? फट सकती है। ये कई टाइप से क्वेश्चन है। ये तो था एग्जांपल एंडोओस्मोसिस का। बोलो समझ आया ही नहीं आया? एंडोओस्मोसिस और ये अलग अलग क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लड सेल पुट इनटू द वाटर, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लड सेल पुट इनटू द 0.4% NaCl, व्हाट हैपन व्हेन द ब्लड सेल आर पुट इनटू द हाइपोटोनिक। लेकिन एक बात माइंड में होनी चाहिए, ब्लड सेल की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 0.9%। हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आगे क्या है? आगे बढ़ने का है। फिर से हमने ब्लड सेल को उठाया। इस बार क्या उठाया? ब्लड सेल ली और ब्लड सेल्स को हमने कहां पे रख दिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। किस में रख दिया? हाइपरटोनिक। ये ब्लड सेल है। हाइपर का मतलब
इसकी कंसंट्रेशन हाई है, ब्लड सेल की कंसंट्रेशन लो है। अब आप खुद बताओ क्या होगा यहाँ पे, फिर मैं आगे चलूंगा, आप बताओगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं बढ़ूंगा। बताओ क्या होगा यहाँ पे, यहां पे देखिए क्या होगा। अरे सिंपल सी बात है, इस बार ब्लड सेल की कंसंट्रेशन लो बाहर आई, तो इस ब्लड सेल में से सोलवेंट बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा तो ब्लड सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो आप लिखोगे solvent particles move from blood cell to outer side, it means blood cell shrink, और outside movement of solvent particle, outside movement of solvent particle कॉल्ड, इसको एक नाम देते हैं कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। इसको नाम दिया जाता है एक्सोऑस्मोसिस। क्या नाम दिया जाता है, एक्सोऑस्मोसिस। वो क्या था, एंडोऑस्मोसिस। क्यों, सेल से बाहर की तरफ आउटसाइड मूवमेंट हुआ है सोलवेंट का, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। बोलो भाई समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे एक एक बात धीरे धीरे बता रहा हूं, अब भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, हो जाएगा, आप नोट डाउन कीजिएगा। देखिएगा बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हाट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस। जिसको आप आरओ सुनते हो ना, हम आरओ वाटर पीते हैं, ऐसा आप बोलते हो ना। अरे आरओ क्या होता है वही तो सुनिएगा। आरओ क्या हो रहा है, ये आपके पास वाटर है जिसके अंदर बहुत सारा साल्ट मिला हुआ है, ठीक है, साल्ट मिला हुआ, तो इस वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है, हाई, जिसको हम पीने के लिए यूज करते हैं। इसका हम आरओ कर देते हैं। आरओ का मतलब यहां पे ये मेम्ब्रेन लगाई, ये लगा दी, और मेम्ब्रेन लगा के इसके साइड में प्योर वाटर रख लिया, ये रख लिया। अब क्या होगा, प्योर वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है, लो। अब तो उल्टा हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ये वाटर के पार्टिकल मूव करेंगे, जिसको हम ओस्मोसिस बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते। कहां पे प्योर हुआ, इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया सॉल्यूशन के ऊपर, कितना, पाई, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इससे क्या होगा, ये ऑस्मोसिस रुक गया, ये रुक गया ना ऑस्मोसिस। अब क्या होगा, हम इसके ऊपर प्रेशर और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा दिया प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रोसेस उल्टा चलेगा, अपोजिट। मतलब अब क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के पार्टिकल्स की मूवमेंट हो जाएगी। यहां से वाटर इधर चला जाएगा, साल्ट यहीं पे रह जाएगा, ये सारा वाटर यहां पे चला जाएगा। जो आरओ वाटर है इसको आरओ वाटर बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। यहां पे साल्ट रह जाएगा, साल्ट अलग हो गया, क्योंकि साल्ट इस मेम्ब्रेन में से नहीं निकल सकता, केवल और केवल वाटर निकल सकता है, तो वाटर अलग हो गया, साल्ट यहीं पे रह गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से जब ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो आपके सोलवेंट के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ मूव कर गए, लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोला जाता है इसे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो आपसे पूछे व्हाट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस, तो क्या बताओगे, व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, देन सोलवेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। का उल्टा हो गया, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। क्यों हुआ, अगर ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते तो ऑस्मोसिस रुक जाता, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो ये उल्टे चल पड़े, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल की मूवमेंट, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोला जाता है इसको, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इस रिवर्स ऑस्मोसिस का फायदा क्या है, सुनिएगा। बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जहां पे पीने के लिए पानी नहीं है, इसलिए समुद्र के पानी को वो क्या करते हैं, आरओ करते हैं। इस समुद्र के पानी को आरओ करने का प्रोसेस होता है डीसिलिनेशन। क्या नाम होता है, डीसिलिनेशन। क्या मतलब, डी का मतलब निकालना, सिलिनेशन का मतलब साल्ट। समुद्र के पानी में बहुत सारा साल्ट हो जाता है, उस साल्ट को निकाल देते हैं, इसे बोलते हैं डीसिलिनेशन ऑफ सी वाटर। समुद्र के पानी में से साल्ट को निकालना, इसे डीसिलिनेशन बोला जाता है। कैसे होता है, यही तो प्रोसेस है। यहां पे क्या किया, सी वाटर ले लिया, सी वाटर में क्या होती है, बहुत सारे साल्ट है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई। इधर प्योर वाटर ले लिया, तो और ऊपर
ओस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो इसमें से वाटर निकल के इधर आ जाएगा, साल्ट यहीं पे रह जाएगा। देखो साल्ट अलग हो गया और जो आपका वाटर था वो इधर चला गया। इस वाटर को हम रिवर्स ओस्मोसिस वाटर बोलते हैं, जो हमारे ड्रिंकिंग पर्पज में यूज होता है। तो डीसैलिनेशन का मतलब समझ में आया या नहीं आया? रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम द वाटर बाय द रिवर्स ओस्मोसिस प्रोसेस, दिस इज नोन एज डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में इसको बहुत सारा यूज किया जाता है, रिवर्स ओस्मोसिस का। समझ में आ गया? रिवर्स ओस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन। और एक मैंने बताई थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये कितने टाइप की होती है? दो। एक आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल तो नहीं सुनी होगी, नेचुरल, नेचुरल तो बहुत जगह देखी है। कहां पे देखी है? अरे कोई भी फल लेते हो, जैसे मैंने किशमिश बताया था, चने बताए थे, उनकी आउटर कवरिंग क्या होती है? नेचुरली तो होती है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल तो जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की बना लेते हैं। किसकी बना लेते हैं? कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है आर्टिफिशियल। एक तो और भी बहुत सारे मटेरियल है जिनकी आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना सकते हैं। मोस्ट कॉमनली कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, तो ये भी आपको याद हो। अब हमारे पास क्या है? उस ओस्मोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदे हैं? तो नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस। आपके पास इस इंपॉर्टेंस को एक तरीके से और भी लिख सकता है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्या मतलब है बच्चों इसका? मतलब सेम है, इंपॉर्टेंस बतानी है आपको ओस्मोसिस के क्या फायदे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे फायदे हैं वैसे तो, लेकिन दो चार आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी आएगा तो हाफ नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहले तो जो प्लांट्स हैं, आप सब देखते हो प्लांट्स, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स की जो रूट है वो सोइल से वाटर को अब्जॉर्ब करती है, करती है नहीं करती है? वाटर अब्जॉर्प्शन बाय द रूट ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सोइल, दिस इज द ओस्मोसिस प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस होता है? ओस्मोसिस। जो प्लांट की रूट्स हैं, ये मान लेते हैं ये कोई प्लांट है, यहां पे इसकी जो ये रूट्स हैं ये सोइल से वाटर को जो अब्जॉर्ब करती हैं, कौन से प्रोसेस से करती हैं? ओस्मोसिस। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर सोलवेंट यानी कि वाटर वो ज्यादा अमाउंट में होता है और आपकी जो ये रूट्स हैं इनके अंदर कम अमाउंट में होता है। हमेशा यहां पे कंसंट्रेशन लो होती है, रूट्स के अंदर कंसंट्रेशन हाई होती है। जहां पे वाटर के अमाउंट यानी कि सोलवेंट की अमाउंट हाई होगी, वहां पे कंसंट्रेशन क्या होती है? लो। इसलिए लो कंसंट्रेशन मतलब सोइल के अंदर से वाटर के पार्टिकल्स रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसमें भी कौन सा प्रोसेस है? ओस्मोसिस। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस बोलो बच्चों, समझ आई या नहीं आई? क्या किया है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सोइल, दिस इज द ओस्मोसिस प्रोसेस। फिर क्या होता है? सेकंड सुनिएगा, जैसे ये रूट्स क्या कर लेती हैं? वाटर को अब्जॉर्ब। अब रूट्स में से जो वाटर है वो पूरे प्लांट्स में फैल जाता है, उसके ऊपर तक, सबसे ऊपर वाली चोटी तक भी जाता है। वो कैसे जाता है? इसमें भी क्या होता है? ओस्मोसिस प्रोसेस होता है। क्यों होता है ओस्मोसिस? सुनते जाइएगा बच्चों। अब रूट्स ने क्या किया? वाटर को अब्जॉर्ब किया। तो यहां पे जैसे ये रूट्स वाटर को अब्जॉर्ब करेंगी तो इनकी कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगी? लो। और जो हमारा अपर पार्ट है प्लांट के, जो अपर पार्ट्स है, वहां पे कंसंट्रेशन कैसी है? हाई। तुम में से आधे बच्चे कहेंगे सर ये कंसंट्रेशन कैसे आई होगी? अरे बच्चों, जो ऊपर वाला पार्ट है प्लांट का वो क्या करते हैं? इवोपेरेशन करता है। क्या करता है? मान लेते हैं ये आपके पास कोई प्लांट है, ये इसका तना है और ये इसकी रूट्स हैं, तो यहां से इवेपोरेशन हो जाता है वाटर का, इवेपोरेशन यानी कि वाटर ये छोड़ देता है। तो यहां पे वाटर अगर नहीं रहेगा प्लांट के अपर पार्ट में तो यानी कि क्या रह जाएगा? सोल्यूट रहेगा। अगर सोल्यूट बचेगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई। क्योंकि वाटर के जो प्लांट्स होते हैं उनके अपर पार्ट में स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनमें से ये वाटर को तो छोड़ देते हैं और सोल्यूट यानी कि जो मिनरल्स है वो रह जाते हैं। उन मिनरल की कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई। क्योंकि सोल्यूट की अमाउंट को क्या बुलाता है? कंसंट्रेशन। वो यहां पे हाई है, यहां पे रूट्स में कम है। इसलिए क्या है? यहां से सोलवेंट मतलब वाटर के पार्टिकल अपर पार्ट्स में चले जाते हैं बाय द ओस्मोसिस प्रोसेस। बोलो बच्चों, समझ आया या नहीं आया? अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए,
थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स यानी कि फूल, वो क्या होता है, सुबह मॉर्निंग टाइम में क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं मॉर्निंग में सुबह, और नाइट में क्या हो जाते हैं, वापस क्लोज हो जाते हैं। तो यह भी प्रोसेस कौन सा है, ओस्मोसिस प्रोसेस से होता है। तो फ्लावर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू ओस्मोसिस प्रोसेस। यह भी किसके कारण होता है, ओस्मोसिस प्रोसेस के कारण होता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, हमारी बॉडी से ही चलिएगा। आप कहते हो सर बीपी हाई हो गया, कहता है ना डॉक्टर बीपी लो हो गया, अरे ये क्या है, ये क्या बीमारी है, वो सुनिएगा, वो हमारे इसी से जुड़ी हुई है। तो सुनते जाइएगा, मैं बीपी के बारे में आज तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, जिसके ऊपर नीट में कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो बीपी क्या होती है, बीपी के बारे में ये सब कुछ मैं आज आपको बता रहा हूं। तो देखते जाइएगा। आप अपने सबसे पहले ये बताओ, ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर क्या था, पाई, जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ लिया CRT। पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया, C मतलब कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन हाई होगी तो प्रेशर क्या होगा, हाई कह सकता हूं। तो ये लिख सकते हो आप, कंसंट्रेशन हाई, पाई इज हाई। बोलो बच्चों, इतना पता है या नहीं पता। अरे देखिएगा बच्चों, एक और इंपॉर्टेंस ओस्मोसिस की है, ब्लड प्रेशर। हमारा जो बीपी जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, इसका क्या रिलेशन है हमारे ओस्मोटिक प्रेशर। अरे ये जो ब्लड प्रेशर है, ये ओस्मोटिक प्रेशर ही तो है हमारी बॉडी के अंदर जो है। इसलिए क्या करते हैं, जो भी पेशेंट होते हैं, दो टाइप के पेशेंट होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं बीपी हाई वाले, और एक दूसरे कौन से होते हैं, बीपी लो वाले। उनको क्या सलाह दी जाती है, अलग अलग सलाह दी जाती है। जिनका बीपी हाई होता है उनको कहते हैं डॉक्टर साल्ट है, शुगर है, इनकी अमाउंट कम ली जाती है, इनकी अमाउंट कम ली जाए। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि हमारा जो ब्लड का फ्लूइड है, जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा है, ब्लड का फ्लूइड है, अगर हमने साल्ट या शुगर ज्यादा लिया तो ये साल्ट और शुगर हमारे ब्लड फ्लूइड में जाके मिक्स हो जाएगा। अगर ब्लड के फ्लूइड में जाके मिक्स होगा तो ये वहां पे सोल्यूट का काम कर रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, इस ब्लड फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी हो जाएगी, हाई। कैसी हो जाएगी, कंसंट्रेशन हाई। और कंसंट्रेशन अगर हाई होगी तो बच्चों सुनिएगा, कंसंट्रेशन हाई होगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ब्लड प्रेशर पाई, जिसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो जनरल भाषा में। और अगर हमारे ब्लड, हमारी बॉडी की बात करें तो उसको ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू CRT। ये इक्वेशन पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, ये क्या, कंसंट्रेशन। अगर किसी बीपी हाई वाले पेशेंट को हमने साल्ट शुगर ये ले लिया तो उसके ब्लड फ्लूइड में जाके उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, हाई। अगर कंसंट्रेशन हाई होगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर और भी इंक्रीज हो जाएगा। और इतना इंक्रीज हो सकता है, मे बी ब्लड सेल रप्चर, ब्लड सेल बस्ट हो सकती है, ब्लड सेल फट सकती है। इसलिए हाई बीपी वाले पेशेंट को यह सलाह दी जाती है कि साल्ट और शुगर नहीं खाना चाहिए। तो व्हाई इट इज एडवाइजेबल फॉर द हाई बीपी प्रेशर, हाई बीपी पेशेंट्स, दे कैन टेक लो अमाउंट ऑफ शुगर और साल्ट। वे केवल लो अमाउंट क्यों ले सकते हैं शुगर और साल्ट की, इफ दे टेक हाई अमाउंट ऑफ साल्ट और शुगर देन देयर ब्लड फ्लूइड कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, एंड एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज बीपी बिकम्स मोर एंड मोर हाई, इट बिकम्स सो हाई सो दैट ब्लड सेल्स में बर्स्ट, ताकि ब्लड सेल क्या हो सकती हैं, फट भी सकती हैं। इसलिए क्या, उनको कम सलाह दी जाती है। लेकिन जो बीपी लो होते हैं उनको हम कहते हैं शुगर और जो साल्ट है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में लो। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुगर और साल्ट अगर लेंगे तो अभी तो बताया वो उनके ब्लड फ्लूइड में जाके क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, जिससे ब्लड फ्लूइड की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, हाई। अगर ब्लड फ्लूइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। लो था, हमें हाई करना था प्रेशर, इसलिए वापस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसलिए लो प्रेशर वाले को यह सलाह दी जाती है, हाई प्रेशर वालों को वो सलाह नहीं दी जाती है। बोलो समझ आया या नहीं आया। अरे बहुत पते की बात है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी सारा किसके ऊपर है, ओस्मोसिस पे है। अब एक और सुनिएगा, ओस्मोसिस एक डिजीज होती है ईडेमा। एक बच्चों एक डिजीज होती है ईडेमा। क्या होती है, ईडेमा। ये क्या होती है, सुनते जाइएगा। जो भी क्या करते हैं पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में साल्ट का यूज करते हैं, साल्ट का यूज, ज्यादा अमाउंट में साल्ट यानी कि नमक खाते हैं। जैसे वे ज्यादा अमाउंट में नमक को खाएंगे
तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना बच्चों, बात सुनने की है। क्या हो जाता है, जैसे ही वे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में साल्ट का यूज करते हैं, साल्ट का यूज करेंगे तो जो उनके टिश्यूज है, उनके टिश्यूज की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। उनके टिश्यूज की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाई, क्योंकि उन्होंने साल्ट ज्यादा अमाउंट में लिया। जब वे ज्यादा अमाउंट में साल्ट लेते हैं तो उनके टिश्यू, जो टिश्यू होते हैं, उनके अंदर ये साल्ट चला जाता है। साल्ट जाएगा तो टिश्यू की कंसंट्रेशन हाई, और जहां पे कंसंट्रेशन हाई होती है वहां पे कौन चला जाता है, जो आपका सोलवेंट है। और हमारी बॉडी में सोलवेंट कौन है, वाटर। तो टिश्यूज के अंदर किसका फ्लो हो जाता है, स्टार्ट, आपके टिश्यू थे, टिश्यू के अंदर वाटर चलाया जाएगा। जो टिश्यू के साथ में, जैसे आपका मान लेते हैं ये टिश्यू है, तो टिश्यू के साथ में प्लाज्मा होता है हमारी पूरी बॉडी में, तो वहां से वाटर इन टिश्यूज में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि टिश्यूज की कंसंट्रेशन हाई है, बाहर की कंसंट्रेशन लो है। और ये हमने प्रोसेस पढ़ा है ओस्मोसिस में, क्या होता है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं। तो पीपल विच टेक मोर अमाउंट ऑफ साल्ट देन द वाटर मूव इनसाइड द टिश्यू सेल्स, सो द टिश्यू स्वेल। इसलिए टिश्यू क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाती है। स्वेल का मतलब सोजन आ जाती है। उनके जो टिश्यूज होते हैं ऐसे लगते हैं बिल्कुल भारे भारे हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ईडेमा। इस बीमारी को क्या नाम दिया जाता है, ईडेमा। तो स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज ऑफ द पीपल विच टेक मोर अमाउंट ऑफ साल्ट, उन आदमियों के, उन लोगों के टिश्यूज का स्वेल हो जाना, सोजन आ जाना, जो ज्यादा अमाउंट में साल्ट लेते हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं, ईडेमा। इसे हम क्या नाम देते हैं, ईडेमा नाम दिया जाता है। ये था ओस्मोसिस के बारे में, ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में। मैंने एक एक बात तुम्हें बिल्कुल अच्छे से बताई है, अगर आपने अच्छे से देखी है तो हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, फिर इसके ऊपर मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा ओस्मोटिक प्रेशर के, आप एक और सुन लीजिएगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल पड़े हैं, यही लगा लो। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है ओस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय, बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से पूछता है। कैसे पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या पूछता है, ओस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए जो आपके ओस्मोटिक प्रेशर है वो बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड, ओस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आप सबने सुने होंगे। बायोमोलिक्यूल्स पता क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। इन बायोमोलिक्यूल्स का अगर मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए भी ओस्मोटिक प्रेशर बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मानी गई है। ऐसा है, ऐसा क्यों है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ गया क्वेश्चन, अब सुनते जाइएगा। सबसे पहला तो क्या है, दिस प्रॉपर्टी कैन बी मेजर एट रूम टेम्परेचर। इस प्रॉपर्टी को हम रूम टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी कैन बी मेजर एट रूम टेम्परेचर। इस प्रॉपर्टी का यूज हम रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं, या इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम मोलर मास रूम टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हैं। कैसे, सुनते जाइएगा, क्योंकि देखो अभी तक इसको छोड़ के आपने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी है। सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा था बच्चों। इसमें क्या देखा था हमने, इसमें हमने देखा था वेपर प्रेशर चाहिए। और वेपर्स कब बनते हैं, जब किसी को हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे, तब उन वेपर्स का वेपर प्रेशर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी के लिए आपको टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी काम करेगी। बोलो समझ आया नहीं आया। दूसरी प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइल करना पड़ेगा, और बॉइलिंग कहां पे होती है, हाई टेम्परेचर पे। तो इस प्रॉपर्टी के लिए भी आपको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। तीसरी बात पे आइए, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए, बिल्कुल लो टेम्परेचर। क्यों, कोई भी चीज फ्रीज होगी, कोई भी सब्सटेंस जमता है, आइस में चेंज होता कब, जब हम उसको लो टेम्परेचर पे लेके आते हैं। देखो किसी भी प्रॉपर्टी में रूम टेम्परेचर पे नहीं काम कर सकते। अगर हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना हो जिससे हम हाई टेम्परेचर क्रिएट कर सके, अगर हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो जिससे हम लो टेम्परेचर
बना सके, इसलिए ये तीनों प्रॉपर्टी क्या वहां पे कामयाब नहीं होंगी। वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी कामयाब होगी? ओस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि आप इसको क्या अप्लाई कर सकते हो? रूम टेम्परेचर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तीनों प्रॉपर्टीज को हम रूम टेम्परेचर पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ओस्मोटिक प्रेशर को बेस्ट माना गया है। हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड प्रॉपर्टी सुनते जाइएगा। सेकंड क्या कह रहा है? इसको बेस्ट क्यों है? इन तीनों प्रॉपर्टीज में या इन दोनों प्रॉपर्टीज में मोलैलिटी का यूज होता है, लेकिन ओस्मोटिक प्रेशर में किसका यूज हुआ था? मोलैलिटी। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था पाई इक्वल टू CRT। ये C जो है ये क्या है? मोलैलिटी। इसलिए भी ये बेस्ट माना गया है। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी को बनाना बहुत इजी है, आप मोलैलिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए क्या ये बेस्ट मानी गई है। तो क्या लिखोगे? इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी इन द ओस्मोटिक प्रेशर वी यूज मोलैलिटी एज ए कंसंट्रेशन टर्म, सो इट इज द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए कैसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? ये एक बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो थर्ड सुनिएगा, क्या है बच्चों इसकी? थर्ड कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज। इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यू है वो लार्ज होती है, और मैग्नीट्यूड लार्ज है विच कैन बी इजिली मेजर, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो लार्ज आती है, जिसको हम इजिली मेजर कर सकते हैं। आप कहोगे सर लार्ज कैसे होगी? जो आनी है वो आनी है। अरे देखते जाइएगा। मान लेते हैं आपने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली पाई की। पाई की वैल्यू आई 0.1 एटमॉस्फेरिक। कितनी आई? 0.1 एटमॉस्फेरिक, जो कि बहुत कम है, जिसको मेजर करना डिफिकल्ट था। तो क्या किया? इसकी यूनिट चेंज कर दी। इसकी यूनिट क्या चेंज कर दी? इसको mm में ले लिया। mm में लेने के बाद कितने से मल्टीप्लाई होगा? 760 से। जैसे ही mm में लिया तो अब पाई की वैल्यू देखो कितनी होगी? 76 mm। देखो 0.1 से बढ़ के कितनी होगी? 76। तो हमने यूनिट चेंज करके इसकी वैल्यू को क्या कर लिया? इंक्रीज कर लिया। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है? लार्ज होता है, जिसको आप इजिली मेजर कर सकते हो। एक छोटी वैल्यू मेजर करना और एक लार्ज मेजर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको कोई कह दे 0.1 मेजर करो और आपको एक कह दे 1 किलोग्राम मेजर करो, आप बहुत जल्दी से 1 किलोग्राम रख दोगे, ये हो गया अभी 1 किलोग्राम। लेकिन 0.1 मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। उसी तरीके से इसका फोर्थ और लास्ट क्या है? बायोमोलिक्यूल्स के लिए ये प्रॉपर्टी बेस्ट है। फॉर द बायोमोलिक्यूल्स दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों माना गया है? बायोमोलिक्यूल्स के लिए बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? ये बात सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मन लगाइएगा, मन लगेगा बच्चों, देखते जाइएगा। बायोमोलिक्यूल्स के लिए बेस्ट क्यों है? क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, इन सब को हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये वाले क्या होते हैं? ये मोलिक्यूल्स केवल और केवल स्टेबल रूम टेम्परेचर पे होते हैं। कहां पे स्टेबल होते हैं? रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल होते हैं। अगर आपने हाई टेम्परेचर कर दिया तो ये अनस्टेबल होते हैं, लो टेम्परेचर पे भी ये अनस्टेबल होते हैं। इसलिए क्या है, इनका अगर मोलर मास कैलकुलेट करना है, जहां पे बायोमोलिक्यूल सोल्यूट का काम कर रहे हैं, और अगर वहां पे अगर आपको रूम टेम्परेचर इनका मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो रूम टेम्परेचर पे हो सकता है। और रूम टेम्परेचर पे केवल और केवल कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है? ओस्मोटिक प्रेशर। इसलिए क्या माना गया है? ओस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर द बायोमोलिक्यूल्स, बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स आर अनस्टेबल at high temperature and low temperature. These are stable only at room temperature, and room temperature only one property work, that is the osmotic pressure. So osmotic pressure is the best colligative property. हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर मैं आगे आपके साथ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। ओस्मोटिक प्रेशर पे मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा बच्चों, मजा आएगा, देखते जाना। कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस जो मैं बताने जा रहा हूं। क्या कह रहा है? आपके पास एक KI का सॉल्यूशन है, KI पोटासियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है। क्या मतलब है बच्चों इसका एक्वस सॉल्यूशन का? इसका मतलब ये होता है यहां पे जो KI है दैट इज द सोल्यूट, और जो वाटर है वो आपका क्या है? सोलवेंट। यही मतलब होगा। ये कह रहा है इस KI के सॉल्यूशन में हमने HgI2 डाल दिया। क्या डाल दिया? HgI2। इस KI के सॉल्यूशन में HgI2 हमने डाल दिया, मतलब मर्क्यूरिक
आयोडाइड। जैसे हमने मर्क्यूरी का आयोडाइड डाला, सुनोगे क्या कह रहा है, मर्क्यूरी का आयोडाइड डालते ही इस KI के सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर हाई हो गया। ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, हाई हो गया। ऐसा क्यों है, तो बाय द एडिशन ऑफ HgI2 into the aqueous solution of KI its osmotic pressure becomes high। why, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया, एक एक बात सुनिएगा। सबसे पहले आप ये बताओ, ओस्मोटिक प्रेशर एक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो किस पे डिपेंड होती है, सोल्यूट के पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंडेंट होती है, सोल्यूट पार्टिकल्स पे। इतनी बात याद रखो सबसे पहले, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये सोल्यूट पार्टिकल। अब आगे बढ़ता हूं, देखिएगा ये KI का सॉल्यूशन था। जैसे ही हमने इसके अंदर HgI2 डाल दिया, क्या डाल दिया, HgI2 डाला, तो क्या हुआ, इस HgI2 ने इस KI के साथ रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन करने के बाद देखिएगा क्या बनाया, K2HgI4, ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। क्या बना दिया, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। और ये कॉम्प्लेक्स बनते ही क्या हुआ, आगे सुनिएगा ध्यान से, ये क्या हुआ, जब ये अकेला KI का सॉल्यूशन था, जब ये अकेला KI का सॉल्यूशन था, तो KI के सॉल्यूशन में दो पार्टिकल थे। कैसे, एक KI दो पार्टिकल में टूट जाता है, कैसे, अरे K पॉजिटिव और किस में टूट गया, I नेगेटिव में, इसलिए दो पार्टिकल बन रहे थे। और पार्टिकल्स पे कौन डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ऑस्मोटिक प्रेशर एक कैसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जब ये KI का सॉल्यूशन था, तो इसमें एक KI, एक पोटेशियम आयोडाइड कितने पार्टिकल में टूट रहा था, दो, यानी कि एक K पॉजिटिव और दूसरा I नेगेटिव। लेकिन जब इसमें HgI2 डाल दिया, तो क्या हुआ, सुनोगे क्या हुआ, इसके अंदर HgI2 डालने पर ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स देखो कितने में टूटेगा, दो तो पोटेशियम के 2K पॉजिटिव, और एक ये HgI4 बाहर 2 नेगेटिव, एक ये, एक पार्टिकल ये हो गया और दो पार्टिकल ये हो गए। टोटल कितने पार्टिकल हो गए, तीन। कितने पार्टिकल इसमें, तीन पार्टिकल। अब ये बताओ HgI2 डालने पर पार्टिकल ज्यादा है, जब या फिर हमने HgI2 नहीं डाला था तब पार्टिकल ज्यादा है। किसमें पार्टिकल ज्यादा है, HgI2 डालने पर कंटेन्स 3 पार्टिकल, विदाउट HgI2 कंटेन 2 पार्टिकल। सो after the addition of HgI2 number of particles increases, particles increase होंगे तो osmotic pressure की वैल्यू क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी। इसलिए कह रहा है osmotic pressure increases with the addition of HgI2 into the KI। बोलो बच्चों, समझ में आया ही नहीं आया, अरे क्वेश्चन समझ आया ही नहीं आया, ये था आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है गाइस डियर्स, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। Why is great care taken, हमें बहुत ज्यादा ध्यान क्यों रखना पड़ता, कब, इन द इंट्रावीनस इंजेक्शन, जो नस में इंजेक्शन दिए जाते हैं ना, पर्टिकुलरली उस इंजेक्शन को देने के लिए, जब भी किसी पेशेंट को दिया जाता है, तो वो नस में इंजेक्शन देने के टाइम पे क्या ध्यान रखा जाता है, उस जो इंजेक्शन की कंसंट्रेशन है, इंट्रावीनस इंजेक्शन टू हैव कंपेरेबल कंसंट्रेशन, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कंपेरेबल होनी चाहिए टू द ब्लड प्लाज्मा, उस जो इंजेक्शन में जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन। मान लेते हैं आपके पास ये कोई इंजेक्शन है, ये हमने फिल कर रखा है सिरिंज के अंदर, तो इसके अंदर जो आपने सॉल्यूशन डाल रखा है, इस इंजेक्शन में जो सॉल्यूशन डाल रखा है, उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड प्लाज्मा के कंपेरेबल क्यों होनी चाहिए, इसमें हमें ज्यादा ध्यान क्यों रखना पड़ता है, ये है क्वेश्चन। तो सुनिएगा, अब अगर इसकी जो सॉल्यूशन, जो इंजेक्शन हम नस में लगा रहे हैं, अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई मिली, इफ इट्स कंसंट्रेशन हाई एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा, एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर ब्लड प्लाज्मा से इसकी कंसंट्रेशन हाई हुई तो क्या होगा, तो कंसंट्रेशन हाई है तो आपकी जो ब्लड सेल्स होंगी उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जो ब्लड सेल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, लो। अगर ब्लड सेल की क्योंकि जो हमने हाई कंसंट्रेशन का इंजेक्शन दिया है तो ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर जाएगा तो ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी और आपकी जो ब्लड सेल है उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो। तो अब क्या होगा, जो आपका सोलवेंट है, यानी कि सोलवेंट कौन होता है हमारी बॉडी में, वाटर, वाटर कहां से कहां
पे जाएगा, ओस्मोसिस प्रोसेस से लो कंसंट्रेशन से कहां पे जाता है, हाई कंसंट्रेशन। मतलब ब्लड सेल में से आपका जो वाटर है वो रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा और हमारे कहां पे चला जाएगा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। इस तरीके से आपकी ब्लड सेल क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, विच इज हार्मफुल फॉर अस। दूसरा, अगर आपने वो इंजेक्शन दिया है, अगर उस इंजेक्शन की कंसंट्रेशन लो है, कैसी है, कंसंट्रेशन लो है, मान लेते हैं ये इंजेक्शन है, इसकी कंसंट्रेशन लो है, तो हमारी जो ब्लड सेल्स होंगी, ब्लड सेल की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, इट मींस ब्लड सेल की कंसंट्रेशन कैसी है, हाई। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अब इंट्रावीनस इंजेक्शन की कंसंट्रेशन लो, वो हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में, तो ब्लड प्लाज्मा की भी जो कंसंट्रेशन है वो कैसी हो जाएगी, लो। और जो हमारी ब्लड सेल है उनकी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई। अब क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा में से वाटर बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस ब्लड सेल में चला जाएगा और ब्लड सेल क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी। और ब्लड सेल स्वेल हो जाएंगी तो इतनी स्वेल भी हो सकती है, मे बी ब्रस्ट, क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। अरे हर जगह बार बार बता रहा हूं, हमेशा ऑस्मोसिस प्रोसेस लगा दो। तो क्या है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द इंट्रावीनस इंजेक्शन इज हाई एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा, देन व्हेन इट गोज इनटू द ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, सो water from the blood cell remove outside and the blood cell shrink. But if the concentration of the intravenous injection is low, then the water move from the blood plasma to the blood cell and blood cell swell, even में burst, और इतनी swell हो जाएंगी, क्या हो सकती है, फट भी सकती है। इसलिए इंट्रावेनस इंजेक्शन देते समय उसकी कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के इक्वल रखी जाती है। किसके इक्वल रखी जाती है, ब्लड प्लाज्मा के इक्वल रखी जाती है। हो जाएगा एक क्वेश्चन लास्ट, ओस्मोटिक प्रेशर आपका कंप्लीट हो जाएगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें मैंने एवरीथिंग तुम्हें छोटी छोटी बातें सब कुछ बता दी हैं। अब आगे आप बढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है, हमने क्या किया, कोई एग लिया, अंडा, उसका आउटर कवर निकाल दिया और आउटर कवर निकालने के बाद आपको उसके अंदर एक येलो कलर का इस टाइप का मिलेगा, मिलता है या नहीं मिलता। हमने उसको डाल दिया वाटर के अंदर, किसके अंदर, ये वाटर के अंदर डाल दिया। एक और बीकर लिया, उसके अंदर क्या किया, उस बीकर में हमने 1% NaCl का सॉल्यूशन डाला है, क्या डाला है, और उसके अंदर भी ये सेम ऐसा ही किया है। आउटर कवर निकाल के ब्लड उसका एग का हमने उसको किस में डाल दिया, यहां पे वाटर है और यहां पे 1% NaCl का सॉल्यूशन। अब सुनते जाइएगा, यहां पे ये जो एग का इंटीरियर पार्ट है इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कुछ ना कुछ है, लेकिन वाटर में तो कोई सॉल्यूट ही नहीं है। अगर इसके अंदर कोई सॉल्यूट नहीं है तो इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, लो। इट मींस इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई। और हमने पढ़ रखा है लो कंसंट्रेशन से वाटर के पार्टिकल किसकी तरफ जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो एग है वो क्या हो जाएगा, स्वेल, क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्यों, वाटर इनसाइड द एग जाएगा तो वाटर क्या, एग क्या हो जाएगा, स्वेल। तो इसमें तो हो जाएगा स्वेलिंग ऑफ एग टेक्स प्लेस व्हेन इट पुट इनटू द वाटर। लेकिन 1% NaCl, लेकिन जो एग होता है, इस एग की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.9% बता रखी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट मींस यहां पे कंसंट्रेशन कैसी है, लो, और इसके बाहर कंसंट्रेशन कैसी है, हाई। इस बार क्या होगा, इस बार वाटर जो है इस एग के अंदर से कहां पे आ जाएगा, बाहर। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एग क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस लगा दोनों में, ओस्मोसिस। बोलो बच्चों, समझ आया ही नहीं आया, अरे हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। ओस्मोसिस पे इतने क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए हैं, सब के सब इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपने ये वीडियो अब देख लिया है। अब वीडियो को देखने के बाद कुछ समय रेस्ट जरूरी होता है, माइंड को भी शांत रखना होता है। उसके बाद आप एक बार फिर उठाइएगा और साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। आप नोट करोगे तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी, सब कुछ साथ साथ तैयार हो जाएगा। ओके बच्चों, अब मेरे साथ बने रहिएगा। मैं मैनपाल सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल MS पथेरिया पे आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूंगा। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। जैसे ही कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा बच्चों, उसके बाद धीरे धीरे नीट IIT में सब कुछ दूंगा। लेकिन टाइम तो लगता बच्चों, क्योंकि अभी तो मैं चला हूं, फिर दौड़ूंगा, फिर भागूंगा भी, सब कुछ होगा। ओके।